हूं नलिनी पांडे। बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। तो अल्मोड़ा के बिनसर तक बाघ पहुंच गया है। अल्मोड़ा में बाघ एक बार फिर से देखा गया और इस बार तो वन विभाग ने भी अल्मोड़ा के जंगलों में बाघ होने की खबर की पुष्टि कर दी है। वीडियो खुद ये पुष्टि करता है। अल्मोड़ा के डीएफओ ने ही अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाया। इस बार बिनसर के जंगल में बाघ नजर आया है, जो कि जंगल के अंदर की रोड को क्रॉस करके आगे बढ़ गया। यही बाघ कुछ दिन पहले जागेश्वर में नजर आया था। वन विभाग के मुताबिक यही बाघ जागेश्वर के पास शौकिया थल में नजर आया था, जो कि कॉर्बेट पार्क से यहां तक पहुंच गया है और अब वापस से कॉर्बेट की तरफ ही जा रहा है। वन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और अकेले जंगलों की तरफ नहीं जाने की अपील की। वन विभाग के मुताबिक बाघ वापस अपने घर यानी कि कॉर्बेट चला जाएगा। अब तक पहाड़ों में बाघ नजर नहीं आता और यहां पर सिर्फ गुलदार का ही आतंक था, लेकिन भीमताल और धारी के बाद अब अल्मोड़ा में बाघ की धमक है, जिससे कि लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। क्योंकि वन विभाग भले ही कह रहा है कि बाघ वापस कॉर्बेट चला जाएगा, लेकिन बाघ वापस चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा लोग काफी ज्यादा खौफजदा हैं। रात में मैं बिनसर सेंचुरी में था। लगभग 7 बजे वही टाइगर उस क्षेत्र से वृद्ध जागेश्वर क्षेत्र से बिनसर होते हुए ताकुला की ओर जाते हुए मेरे गाड़ी की आगे से क्रॉस हुआ फॉरेस्ट रोड में। तो मुझे उसके डायरेक्शन से लगा कि वो ताकुला होते हुए ऐरा देवी रानीखेत रामनगर की ओर जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लगता है कि वो उसका आना जाना रहता है इस क्षेत्र में। और नैनीताल के पास भीमताल में बाघ को मारने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और सख्त चेतावनी दी है। वन विभाग ने 9 दिसंबर को ट्रैंक्विलाइज और 10 दिसंबर को बाघ को आदमखोर घोषित कर शूट के आदेश दिए थे। इस पूरे मामले का संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया और वन अधिकारियों को कोर्ट ने तलब भी किया था। कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा है कि बाघ को मारने के आदेश कैसे दे दिए गए? जब ट्रैंक्विलाइज किया जा सकता था तो बाघ को मारा क्यों? कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर घर का एक बच्चा बिगड़ जाए तो क्या गोली मार दोगे? साथ ही वन विभाग को 1 हफ्ते बाद जवाब दाखिल करने को कहा। आपको बता दें कि भीमताल में बाघ के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के इंसानों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 महीने में ही पूरे राज्य में 16 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में गांव-गांव ग्रामीण दहशत में हैं। अब इसकी वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। चमोली के साथ ही कोटद्वार के चरेख में भालू का आतंक तो अल्मोड़ा में गुलदार का आतंक है। वहीं नैनीताल के भीमताल और धारी ब्लॉक के करीब 1.5 दर्जन स्कूल बाघ के डर से 2 दिन से बंद हैं। सर्दियां शुरू होने के साथ ही जंगली जानवरों के हमलों में तेजी आ चुकी है। पिछले 2 महीने में जंगली जानवरों के हमलों में 16 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं 45 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इसके सीजनल कारण हैं। एक सीजनल वेरिएशंस होते हैं मूवमेंट में एनिमल के, और साथ ही में मीटिंग सीजन का भी कुछ एनिमल्स का ओवरलैप होता है यहाँ पे। तो स्पीसीज लेपर्ड है या टाइगर है, वो थोड़ा सा एग्रेशन उनका दिखता है यहाँ पे। जंगली जानवरों के बढ़ते हमले से सरकार भी चिंतित है। वन मंत्री ने अफसरों की मीटिंग बुलाकर ऐसे इलाकों के लिए प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं जहाँ पर जंगली जानवरों का मूवमेंट ज्यादा होता है, जिसमें जंगलों की कैरिंग कैपेसिटी तय किया जाना भी शामिल है। मैंने कल भी फॉरेस्ट अफसर के साथ बैठक करने के बाद एक तो निर्देश दिए थे कि अभी वो पूरी तरह से एक कैरिंग कैपेसिटी की एक बार दिखवा दें, ताकि अगर किसी पर्टिकुलर इलाके में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा अगर वहां पे है तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके, ताकि स्वच्छंद होकर के ये अपने एरिया में घूम सके। 2023 में जंगली जानवरों के हमले के मामले में अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। 17 लोग गुलदार तो 16 लोगों की मौत बाघ के हमले में हुई है। सांप के काटने से भी 25 लोगों की जान गई है। लिहाजा जंगली जानवरों से निपटने के लिए जल्द ही कोई ठोस प्लान बनाना जरूरी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाघ और गुलदार ही नहीं बल्कि जंगली हाथी भी परेशानी की वजह बने हुए हैं और हरिद्वार में जंगली हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लिए वन विभाग नई पहल करने जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी जंगली हाथियों की चहलकदमी वाले रास्तों पर मधुमक्खी के छत्ते और उससे डमी साउंड बॉक्स लगाकर हाथियों को रोकने का प्रयास करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि एक स्टडी के अनुसार हाथियों को मधुमक्खियों की गुनगुनाहट से एलर्जी होती है और वे उस स्थान पर नहीं जाते जहां मधुमक्खियां मौजूद होती हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल देश और विदेश के कई स्थानों में किया जा रहा है, इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हरिद्वार में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ तो हम मधुमक्खी के ओरिजिनल छत्ते लगाएंगे और कुछ हमारे जो छत्ते होंगे वो डम्मी होंगे, जिससे कि मधुमक्खियों की आवाज़ आए, जिससे कि हाथी जो है, ऐसा एक स्टडीज़ भी बोलती है और अफ्रीका में एक सक्सेसफुल स्टडीज़ भी रही है कि इसका सहारा लेने से जो हाथी जो है रिहायशी इलाकों में एंटर नहीं करता है। देहरादून के नगर कोतवाली पुलिस ने समुदाय विशेष के एक युवक फैजल को अरेस्ट कर लिया है, जिस पर हिंदू नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद कॉलोनी में उसके पोस्टर लगाने और निकाह करने की धमकी देने का आरोप है। लड़की के पिता ने 2 दिन पहले थाने में शिकायत दी कि उसकी बेटी ने बताया कि कई दिनों से फैजल नाम का लड़का उसे परेशान कर रहा है और डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। पीड़ित लड़की ने जब आरोपी फैजल से बात करने से मना किया तो उसने लड़की के पोस्टर बनाकर पूरी कॉलोनी में चस्पा कर दिए। आरोपी फैजल ने फोटो डिलीट करने के एवज में लड़की से पैसों की मांग की, साथ ही उस पर निकाह करने का भी दबाव बनाया। थाना कोतवाली में दिनांक 12 दिसंबर को एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें कि उसके द्वारा बताया गया है कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ एक व्यक्ति द्वारा जो है दुष्कर्म किया गया है और उसके अलावा भी उस व्यक्ति द्वारा लगातार उनकी पुत्री को धमकाया जा रहा था और उसकी फ़ोटोज़ को चिपकाने की जो है धमकी दी जा रही थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। देहरादून से बड़ी खबर, यहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में फर्जी रजिस्ट्री करने के मामले में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है और मामले में 13 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। नामी वकील कमल वीर मानी समेत सभी 13 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। अब गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद आरोपियों की अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति को अटैच किया जाएगा और सभी संपत्तियों को पुलिस चिन्हित भी करेगी। बहुचर्चित अंकिता भंडारी की मौत के मामले में सस्पेंड चल रहे 2 पटवारियों की सेवा को बहाल कर दिया गया है। हालांकि दोनों की अगले 3 साल तक सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। डीएम आशीष चौहान ने बहाली के आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले साल अंकित भंडारी की मौत के मामले में लापरवाही बरतने पर दोनों पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया था। दोनों के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच हुई थी, जिसमें वो दोषी पाए गए, लेकिन अब उनकी सेवा बहाल कर दी गई है। अंकिता मामले की बात करें तो अब तक मामले में ट्रायल ही चल रहा है। पाखरो कॉर्बेट टाइगर सफारी मामले में पूर्व आईपीएस किशन चंद के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व आईपीएस किशन चंद की 31 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। हरिद्वार में स्कूल स्टोन क्रशर अटैच किए गए। विजिलेंस ने किशन चंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आपको बता दें कि पाखरो टाइगर सफारी निर्माण में घपले का आरोप पूर्व आईपीएस किशन चंद पर है, जिस पर एक्शन हो रहा है। देहरादून पुलिस भले ही ट्रैफिक जाम का कोई हल नहीं निकाल पा रही हो, लेकिन ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब ड्रोन से चालान काटा जाएगा और दूसरी बार इसकी शुरुआत हो गई है। देहरादून पुलिस ने कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है और इसके आधार पर शुरुआत में शहर पर नजर रखने के लिए 2 ड्रोन तैनात किए जाएंगे। हालांकि ये पायलट प्रोजेक्ट करीब 6 महीने से चल रहा है और अब इस बार फिर से इसकी शुरुआत हो गई है। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना, अतिक्रमण करना और बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चलाना अब भारी पड़ सकता है। इनका चालान ड्रोन कैमरे के जरिए किया जा सकता है। ड्रोन कैमरे से तस्वीर खींचने के बाद सिर्फ 2 मिनट में चालान कट जाएगा। दून में आज से ही इसकी शुरुआत हो गई है। सिस्टम अभी जो जिसको हमने नाम दिया है इसका फ्लाइंग हॉक करके, देखा जाए तो वो ट्रैफिक के इन्फोर्समेंट के लिए ज्यादा इसका प्रयोग था, लेकिन जिस हिसाब से यातायात व्यवस्था सिर्फ इन्फोर्समेंट के साथ साथ अस्थायी अतिक्रमण को हटाना, अन्य चीजों की मॉनिटरिंग करना, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम की मॉनिटरिंग करना हो, ये सारी चीजों के लिए हम इसको यूज करेंगे।
हरिद्वार में भी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से करने और जाम की समस्या को खत्म करने के लिए पुलिस ड्रोन का सहारा लेने जा रही है। पुलिस का कहना है कि ड्रोन के जरिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक की स्थिति और बेतरतीब खड़े वाहनों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही मौके पर पहुंचकर या नंबर प्लेट के फोटो के जरिए गाड़ी का चालान किया जाएगा। उसके अलावा 5 नई टोइंग क्रेन से पुलिस टोइंग की कार्रवाई भी बढ़ाने वाली है। पहल इसमें करी गई है। एक तो ड्रोन के माध्यम से हम लोगों के द्वारा जो अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र हैं उस पर हम लोग नज़र रख सकेंगे और साथ में टोइंग अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 5 पीपीवी मोड पे नए क्रेन हायर किए हैं। उत्तराखंड के इंटरनेशनल बॉर्डर इलाकों में अब आर्मी और आईटीबीपी के साथ ही पुलिस की टीम भी मौजूद रहेगी और इसके लिए पुलिस की 10 नई चौकियां खोली जा रही हैं। 5 जिलों में ये नई चौकियां खुलेंगी। इसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। पिथौरागढ़ जिले में गुंजी थाने में शियालेख नई चौकी होगी, वहीं पर धारचूला में दुगतू चौकी, जबकि मुनस्यारी थाने में लीलम चौकी नई खुलेगी। उधम सिंह नगर में झनकैया थाने में मेलाघाट नई पुलिस चौकी होगी। चंपावत में पंचेश्वर थाने में पंचेश्वर घाट चौकी और टनकपुर थाने में चूका नाम से चौकी खुलेगी। उत्तरकाशी में हर्षिल थाने में भोजवाला चौकी और नेलांग चौकी का प्रस्ताव भेजा गया है। चमोली जिले में बद्रीनाथ थाने में घसतोड़ी माड़ा चौकी खुलेगी, जबकि थराली थाने में वाड़ नई चौकी का प्रस्ताव भेजा गया है। तो बॉर्डर से जो है कई बार जो है ऐसे इश्यूज जो है सेंसिटिव इश्यूज आते हैं, जैसे ट्रैफिकिंग और बाकी एनडीपीएस और तमाम, तो पुलिस हमेशा सतर्क रहती है। लेकिन चौकी प्रस्तावित होने से हमको मैन पावर्स, इक्विपमेंट्स, बाकी सारी चीजें मिलती है। तो हमेशा से ही जो है हमारे यहाँ पूर्व में भी जो है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में पूर्व में भी बॉर्डर पे कई हमारी पहले से कई चौकियां बनी हुई है। तो ये एक एडिशनल फिर से अभी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की एग्जाम डेट शीट कभी भी आ सकती है। शिक्षा विभाग उम्मीद कर रहा है कि इस बार पिछले सालों के मुकाबले अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि कैसे। इस खास खबर में आपको खुद देखना चाहिए कि किस तरह से सरकारी स्कूलों में चल रही है बोर्ड स्टूडेंट्स की पढ़ाई। राजधानी देहरादून के डोभालवाला सरकारी स्कूल के 10वीं क्लास की इन 3 स्टूडेंट्स की पढ़ाई अनोखे अंदाज में चल रही है। सोशल साइंस की किताब एक है और इसे पढ़ रही हैं तीनों। दरअसल तमाम दावों के बाद प्रदेश के सैकड़ों स्टूडेंट्स को किताबें नहीं मिल पाई और जब एग्जाम सर पर हैं तो क्या स्टूडेंट्स और क्या उनके टीचर्स दोनों की सांसें अटकी हुई हैं। स्टूडेंट इसीलिए परेशान हैं कि वो एक किताब से कैसे मैनेज करें और टीचर्स यूं परेशान हैं कि उनका रिजल्ट खराब ना हो जाए। हाँ जी, तब ज्यादा बेटर रहता अगर समय से जो बुक्स हमें नहीं मिल पाई है वो मिल सकती थी। जैसे एग्जाम से पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होता ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सर लोग प्रोवाइड करा देते हैं और कुछ पिछले साल के जो पेपर होते हैं उससे हम थोड़े पढ़ाई कर लेते हैं। बाकी अगर किसी के पास होती है हम शेयर करके पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस टाइम में बुक की शॉर्टेज है और क्योंकि वहाँ से आए भी नहीं पूरी। टीचर्स कह रहे हैं कि उनसे जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स दबाव महसूस ना करें। मैम, नवंबर से हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। जो सभी जो बोर्ड्स के जो टीचर्स हैं वो मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ा रहे हैं। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम फरवरी में होने हैं और उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम भी इसी के आसपास शुरू होंगे। ऐसे में सरकारी स्कूलों को पब्लिक स्कूल्स के मुकाबले खड़ा करने का दावा करने वाले अफसर फिलहाल नदारद हैं। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक पेन और एक किताब, ये स्लोगन लिखा हुआ है सरकारी स्कूल की इस दीवार पर, जो कहता है कि पूरी दुनिया बदल सकते हैं। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक पेन। लेकिन सरकारी स्कूलों में जो किताब बच्चों को दी जानी चाहिए थी, जब एक किताब से 4 बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे बोर्ड के एग्जाम की तैयारियां होंगी, ये आप समझ सके। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। 7 सूत्री मांगों को लेकर बागेश्वर जिले के डाक सेवकों का गुरुवार को भी जारी रहा प्रदर्शन। नाराज डाक सेवकों ने जिला डाकघर में प्रदर्शन किया।
नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून कालसी के जिसोनू गांव में सड़क में गड़बड़ी को लेकर देहरादून के डीएम को कोर्ट में तलब किया है। 19 दिसंबर को कोर्ट आने का आदेश। दौलावाड़ के उपभोक्ताओं ने पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में जोरदार प्रदर्शन किया। जल संस्थान पर पारी कम देने और बिल ज्यादा लेने का आरोप लगाया। रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने 2 हत्याओं का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चमोली में उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की ओर से जिला पंचायत सभागार में प्रशिक्षण शिविर हुआ। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी ने आपदा प्रबंधन को लेकर पिथौरागढ़ में 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया। चमोली में बागवानी करने वाले किसान के लिए उद्यान विभाग के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। किसानों को बीमा से लेकर बागवानी के टिप्स दिए जा रहे हैं। अल्मोड़ा में एसएसजी यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की कई विषयों को लेकर वार्ता हुई। इसमें उच्च शिक्षा और रिसर्च को लेकर एमओयू साइन हुआ। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के मयाली गांव में इस समय रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें अंतिम दिन प्रभु राम का राज्य तिलक किया गया। रुद्रप्रयाग के पुनाड़ गांव समेत कई क्षेत्रों में न पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ लग रही है। लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस क्या 2024 में उम्मीदवार बदलेगी? क्या सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने कमेटी के मेंबर प्रीतम सिंह ये बात रखेंगे, जो खुद इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं? और अगर उम्मीदवार बदलने की बात हुई तो क्या सबसे सीनियर नेता हरीश रावत इसे आसानी से स्वीकार कर लेंगे? ये रिपोर्ट देखिए। कौन किस सीट से उम्मीदवार होगा, कांग्रेस में यह फैसला सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है। इस कमेटी में पहली बार उत्तराखंड से सीनियर नेता प्रीतम सिंह भी मेंबर हैं। तो क्या 3 राज्यों में हुई हार के बाद उम्मीदवार बदलने की बात क्या लोकसभा चुनाव में भी आएगी? उत्तराखंड में अगर जरूरत पड़े तो क्या कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ऐसा फैसला ले पाएगी? और उस वक्त प्रीतम सिंह का रुख क्या होगा? छत्तीसगढ़ में सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए प्रीतम सिंह के मुताबिक संगठन को सड़कों पर दिखना होगा, वरना बात बनने वाली नहीं है। वहीं कौन मजबूत उम्मीदवार होगा, ये बात सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने रखी जाएगी। वहीं प्रीतम सिंह ने साफ कर दिया कि वो इस बार उम्मीदवारी की रेस में नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व भी अगर मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगा तो मैं तमाम बातें कहूंगा। तो हमारा प्रयास तो ये होगा कि राज्य स्तर पर जो है कांग्रेस मौजूद प्रत्याशियों को देने का काम करे। उन तमाम मुद्दों पर जो है सिर्फ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहें तो बात बनने वाली नहीं है, या पुतला दहन के माध्यम से हम बात करना चाहें तो बात बनने वाली नहीं। हमको सड़क पर उतर करके संघर्ष करना चाहिए। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर होने के नाते खास तौर पर प्रीतम सिंह की हाँ और ना मायने रखेगी। तो ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत का क्या रोल होगा? क्या हरीश रावत फिर एक बार लोकसभा चुनाव में दावेदार होंगे, या पार्टी हरिद्वार से किसी और नेता को उम्मीदवार बनाएगी? कांग्रेस में ये देखना खास इसलिए है क्योंकि 2022 में कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद की रेस में मुकाबला इन्हीं दोनों नेताओं में था। किसी नए आदमी को लाने से, युवा को लाने से या महिला को लाने से पार्टी को ताकत मिलती है, तो वो ताकत लेने से चूकना नहीं चाहिए पार्टी को। 24 में भी है। यदि पार्टी कहती है कि नहीं आप कैंपेन की डोर संभालिए, मैं कैंपेन की डोर संभालने को तैयार हूँ। हाँ, यदि पार्टी सब लोग बैठते हैं और बैठ करके कहते हैं नहीं साहब आप क्यों इतनी तकलीफ लेते हैं, शरीर भी आपका बहुत स्वस्थ नहीं है, तो आप आराम करिए, तो मैं उनकी वो सलाह भी मानूंगा। हमारे सहयोगी कांग्रेस का एक एक टिकट सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में तय होगा और मजबूत पोजीशन में दिख रहे प्रीतम सिंह 5 लोकसभा सीटों पर नए चेहरों को मौका देने में कितने कामयाब हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वो भी तब जब फिर एक बार मुकाबला ब्रांड मोदी से है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून।
विकासनगर के जगतग्राम बाड़वाला में अश्वमेघ यज्ञ स्थल तक सड़क नहीं होने के मामले में न्यूज 18 की बड़ी खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 ने दिखाया था कि अश्वमेघ यज्ञ स्थल तक जाने वाली रोड काफी ज्यादा कच्ची है, खराब है, जिसकी वजह से इस ऐतिहासिक यज्ञ स्थल तक पर्यटक नहीं पहुंच पाते हैं। न्यूज 18 की खबर के बाद पीडब्ल्यूडी, उद्यान विभाग, राजस्व विभाग और एएसआई विभाग की टीम गुरुवार को मौके पर पहुंची, जहां रोड को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए नपाई की गई। जल्दी इसका एक एस्टिमेट तैयार करके पर्यटन विभाग को सौंप दिया जाएगा। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने न्यूज 18 का धन्यवाद भी दिया है। सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बल्कि आपका भी करता हूं, क्योंकि आपने ही लगभग एक सप्ताह पूर्व इसको प्रमुखता से उठाया था, तब जाकर ये शासन प्रशासन आज यहां पर मौजूद है। अश्वमेघ यज्ञ स्थल है, ये लगभग 5,000 साल पुराना है और आर्कियोलॉजिस्ट टीम और राजस्व की टीम और वन विभाग की टीम और हॉर्टिकल्चर सब लोग आए हुए हैं आज। तो इस सड़क का जो वहाँ तक जानी है, इसका जो है इसके विषय में बातचीत हुई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढीला गेट, एक बार फिर से ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन यहां किया। यहां पर ग्रामीणों ने भारी संख्या में पहुंचकर धरना दिया, जहां उन्होंने पार्क प्रशासन और सरकार से मांग की कि बाघ द्वारा घायल अंकित का समुचित इलाज करवाया जाए और बाघ से घायल अंकित को 10 लाख का मुआवजा भी दिया जाए। साथ ही बाघ द्वारा मारी गई महिलाओं के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाए और हमलावर बाघ को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मैं कह रहा था यहाँ बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। आए दिन जो है घटनाएं बढ़ रही हैं और 2 महिलाओं को बाघ के द्वारा मारा गया है। एक अंकित है जो कि बहुत बुरी हालत में जीवन और मौत का संघर्ष लड़ रहा है और उसको विभाग ने केवल 50,000 रुपये दिए हैं और उसका जो इलाज का खर्च कम से 25 लाख रुपये आ रहा है। उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट से ड्रेजिंग के लिए मशीनों की इजाजत मिल गई है। हालांकि मशीनों से खनन पर रोक अब भी बरकरार है। कोर्ट ने आदेश में संशोधन कर नदियों के ड्रेजिंग की अनुमति दी है, जिसके बाद नदी क्षेत्र के मटेरियल को सरकारी काम में यूज किया जा सकता है। कोर्ट ने निदेशक खनन की भी जिम्मेदारी दी कि वो लगातार निरीक्षण करें और अवैध खनन रोकें। आपको बता दें 19 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट ने राज्य की नदियों में मशीनों से खनन पर रोक लगा दी थी और मैनुअल ही खनन का आदेश दिया था। पिथौरागढ़ पुलिस ने बीआरओ के अधीन काम कर रही हिलवेज कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। असल में इन दिनों हिलवेज कंपनी बलुआ कोट से लेकर तवा घाट तक रोड का चौड़ीकरण कर रही है। बीते दिनों बलुआ कोट के पास एक बाइक हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। परिजनों ने हिलवेज पर लापरवाही से काम करने का आरोप लगाया, जिसके बाद कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो कार्यदायी संस्था है और जो हाँ कार्यरत कंपनी है उसके खिलाफ उन्होंने एक तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने थाना बलुआ कोट में एक एफआईआर पंजीकृत की है और इसमें 304A की आईपीसी की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। वहीं पर बर्फबारी के बाद धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे काम भी काफी प्रभावित हुए हैं। अभी भी धाम में लगभग 400 से ज्यादा मजदूर और अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से मास्टर प्लान के काम में काफी दिक्कतें हो रही हैं। मास्टर प्लान के काम हो रहे हैं काफी प्रभावित। बद्रीनाथ धाम की तस्वीर तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है और भारी बर्फबारी की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ औली सड़क में बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। बीआरओ की टीम हाईवे से बर्फ हटाने में जुटी है। 7 किलोमीटर की सड़क पर आवाजाही से काफी दिक्कतें हो रही हैं। बर्फबारी और पाली की वजह से गाड़ियां फिसल रही हैं। वहीं अब बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि बर्फ हटने के बाद लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी। जोशीमठ औली रोड पर काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है, तस्वीरें देख रहे हैं आप, और इतनी ज्यादा रोड पर बर्फ गिर गई है जिससे गाड़ियां चलाने में फिसलन हो रही है और गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं ठीक से, जिसकी वजह से सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य भी लगातार जारी है। और यहां वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।